ये 29 का ऑन है सर। स्टूडेंट्स अपने माइक्स बंद करें। अच्छा, मैं कह रहा था कि अभी रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया, आपको बाद में ये भेज भी दूंगा, अभी जरा लेक्चर पे फोकस करिएगा। मैंने कहा कि 1861 में थॉमस ग्राहम जो है वो सब्सटेंसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने एक चीज नोट की कि जब वो सब्सटेंसेस को लिक्विड में डिफ्यूज करने की ट्राई करता है तो दो किस्म की कैटेगरीज उसके सामने आ रही थी। एक तो वो जो कि रैपिडली डिफ्यूजन शो कर रहे थे, कुछ सब्सटेंसेस तो लिक्विड में रैपिडली डिफ्यूज हो रहे थे, फौरी तौर पे डिफ्यूज हो जाते थे। और वो जो डिफ्यूजन के बाद हमारे पास मिक्सचर बनता था वो एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन दोनों को अगर कलेक्टिवली मैं कह लूं कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें से पास आउट कर सकते थे वो पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मिक्सचर बना रहा था उसने कहा कि कुछ तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लिक्विड में फौरी तौर पे डिसॉल्व हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं और वो मेम्ब्रेन में से भी पास आउट हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स जिस तरह आप कॉमन लाइफ में देखें कि अगर जो टेबल साल्ट है उसको, सोडियम क्लोराइड जो है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो फौरी तौर पे डिफ्यूज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरह शुगर है या यूरिया है। तो ये आप देखें कि सोडियम क्लोराइड या यूरिया या ये शुगर जो है इनका ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं। तो उसने इनसे नाम दे दिया, उसने कहा कि ये जो जिस तरह सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, इसका एक क्रिस्टल लैटिस है। तो उसने कहा कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो हैं जो रैपिडली डिफ्यूज हो जाते हैं और एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से भी पास आउट हो जाते हैं, ये क्रिस्टलॉइड्स हैं। उसने इनको नाम दे दिया क्रिस्टलॉइड्स, कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा जो उसने देखा, उसने कहा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जो रैपिड डिफ्यूजन नहीं शो करते, जिनकी डिफ्यूजन फौरी नहीं हो रही, मुश्किल से हो रही है, और वो एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास भी नहीं हो रहे। इनकी एग्जांपल्स में देखें, जिस तरह आप घर में अगर स्टार्च को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें, ये जो कपड़ों पे स्टार्च लगाते हैं उनको स्टिफ करने के लिए, तो वो जो स्टार्च है वो डिफ्यूज या डिसॉल्व नहीं होता। इसी तरह जिलेटिन या प्रोटीन भी वाटर में फौरी तौर पे डिसॉल्व नहीं होती। तो ये वो वाले मटेरियल्स थे जो कि अमार्फस नेचर के थे। तो उसने कहा कि ये जो दूसरी कैटेगरी है ये कोलाइड्स है। कोलाइड्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये नाम इसका लिया गया कि जो ग्लू लाइक है। अब देखें ना, स्टार्च को या जिलेटिन को या प्रोटीन को आप वाटर में करें तो वो एक ग्लू लाइक, हमारे पास कोई मिक्सचर या जो भी कोई मटेरियल आता है वो ग्लू लाइक होता है। तो इसका मतलब है उसने कहा कि दो कैटेगरीज हैं, क्रिस्टलॉइड्स या कोलाइड्स। क्रिस्टलॉइड वो कह दिए उसने कि जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल वाला है और रैपिडली डिफ्यूज भी हो रहे हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट भी हो रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड कोलाइड्स इसके ऑपोजिट हैं, फौरी तौर पर डिफ्यूज नहीं होते और एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास भी नहीं होते। एग्जांपल्स मैंने बता दी। अब आगे चलें, जरा देखिएगा। मैं अगर डिसॉल्व करने की कोशिश करूं सोडियम क्लोराइड को वाटर में, तो साफ जाहिर है वो डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बनेगा। ये क्रिस्टलॉइड असल में सॉल्यूशंस हैं, क्रिस्टलॉइड कह लें या सॉल्यूशंस कह लें। यानी आप चीनी को पानी में डिसॉल्व करें तो वो जो मिक्सचर हासिल होगा उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, और वो बाई चांस जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले जो हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है, उनका सॉल्यूशन बन रहा है। उसने दूसरा देखा कि जो सोप है, अगर सोप को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो सॉल्यूशन नहीं बनता, बल्कि जो ग्लू लाइक या एक विस्कस टाइप को मटेरियल बन रहा है उसे उसने कहा कि ये कोलाइड है। ये एक बाई चांस
फाइंडिंग थी, बाई चांस ऐसा हो रहा था, लेकिन चूंकि बाई चांस उसकी ऑब्जर्वेशन ये आई कि क्रिस्टल वाले डिजॉल्व होते गए और दूसरे डिजॉल्व ना हुए, तो उसने नाम क्रिस्टलाइड और कोलाइड कर दिया। लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज इतनी अच्छी बाद में साबित ना हुई। क्यों ना साबित हुई? उसकी रीजन ये कि अगर वही सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टलाइन था उसको वाटर की बजाय बेंजीन में आप डिजॉल्व करें तो वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, वो भी कोलाइड लाइक बन जाएगा, टर्बेड सा मटेरियल बनेगा। और वही सोप जो कि वाटर में तो कोलाइड बना रहा था, उसको अगर आप बेंजीन में डिफ्यूज करें, डिजॉल्व करें, तो वो सॉल्यूशन बना जाएगा। तो इसका मतलब हुआ जो वो बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि क्रिस्टल वाले क्रिस्टलॉइड और अमॉर्फस वाले कोलाइड्स, ये टर्मिनोलॉजीज 100% उसके ऊपर जस्टिफाई नहीं कर रही। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वी माइट से द टर्म्स क्रिस्टलाइड और कोलाइड डू नॉट होल्ड गुड। इनके मीनिंग्स जिस तरह उन्हें कैरी करने चाहिए थे वो नहीं कर रहे। तो फिर हमें कोलाइड्स के लिए कोई डेफिनेशन चाहिए, तो फिर हम वो डेफिनेशन वही स्विच कर जाते हैं, वही कह लेते हैं कि वो मटेरियल्स उनका क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस होना जरूरी नहीं रहा। अब यहां पे हमने देखा कि क्रिस्टल वाला भी कोलाइड बना सकता है और नॉन क्रिस्टल भी सॉल्यूशन बना सकता है। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर कोई मटेरियल रैपिडली डिफ्यूज नहीं हो रहा किसी लिक्विड में और वो वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट भी इजीली नहीं हो रहा, तो वो कोलाइड है। जबकि ऑन द अदर एंड सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि जो इजीली डिफ्यूज भी हो जाए, फौरी तौर पे डिफ्यूज भी हो जाए और एनिमल वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास भी हो जाए, उसे हम कह देंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। मैंने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइड या सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। आप देखें, आप जब भी किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, आप डिसॉल्व करेंगे तो या तो वो पार्टिकल्स जो आप सब्सटेंस के मिक्स अप करना चाह रहे हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। जिस तरह यहां पे ये 3rd नंबर पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, इस तरह सस्पेंशंस बनेगी और ये पार्टिकल्स बड़े 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 होंगे। या फिर ये होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह उनका कोई साइज होगा, या फिर ये कि ट्रू सॉल्यूशन की तरह होगा। देखने में कैसे कैसे होंगे ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपने कोई मटेरियल लिया जिसे मैं सोल्यूट कह रहा हूं, कोई सॉलिड आपने सपोज सोल्यूट सिलेक्ट कर लिया, आपने इसको सॉल्वेंट किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया। कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है जिसमें ये 100% डिसॉल्व हो सकता हो। सपोज यहां पे मैं कह रहा हूं कि वाटर एज अ सॉल्वेंट है और उसमें वो डिफ्यूज हो जाता है, तो ये जो बनने वाला मिक्सचर है, इसे मैं कह रहा हूं कि इसमें मुझे पार्टिकल्स जो मैंने डिसॉल्व किए सोल्यूट के वो नजर नहीं आ रहे। यहां पे वो नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो क्या हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए या डिसॉल्व हो गए। तो ये बनने वाला मिक्सचर जो है, इसे मैं सोल्यूशन कह रहा हूं, ये सोल्यूशन बन गया। देखने में जो कोलाइड है वो भी ऐसे ही होगा। जरूरी नहीं कि उसमें हमें पार्टिकल्स यहां पे नजर आए, वो उनका नजर आना जरूरी नहीं है। वो भी हो सकता है हू बहू वैसा ही हो, लेकिन उसके पार्टिकल का साइज सोल्यूट और सॉल्वेंट जो के सॉल्यूशन बना रहे थे उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स से डिफरेंट होगा। और वो साइज क्या होगा, अभी उस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन इससे पहले जरा मुझे ये कोई सर्कुलर आया देख जी, फोल्ड करिएगा। मैं ना क्लास ले रहे हैं, क्लास तो बाद कर देना, ठीक है, तो उस तो बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, बात हो रही थी। तो ये जरा देखें कि कोलाइड्स का जो मैंने ऊपर वाली रो को देखें, जो सबसे पहली रो है, इसमें जरा आपको मीनिंग्स मैं बताना चाह रहा हूं। कोलाइड पे जरा फोकस करिएगा। ये दरमियान में मैंने इनका साइज लिखा सेंटीमीटर्स में 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁷। ये 10⁻⁻⁴ आपको मालूम है कि अगर 1/10⁻⁴ करें, यानी
1 सेंटीमीटर के आप 10,000 हिस्से करें और उन 10,000 सेंटीमीटर के इक्वल 10,000 हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा होगा, और अगर आप 10,000 की बजाय ये 10 की जो मैंने पावर -4 की थी, इसकी बजाय अगर 10⁻⁻7 हो तो ये और ज्यादा हिस्से हो गए, यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया ये। इसका मतलब है और ज्यादा हिस्से कर दिए मैंने। यहाँ पे मैंने 10,000 हिस्से किए थे, अब मैं कह रहा हूं कि 10,000वां हिस्सा नहीं है, बल्कि उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई की, तो इतना छोटा सा हिस्सा, ये जो स्मॉलेस्ट यानी उसका पीस होगा, इस रेंज में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन आप देखें ना 10⁻⁻6 जो है उसे हम माइक्रो में या 10⁻⁻6 पीपीएम में हम बात करें तो मिलियन यानी 10 लाख को हम कहते हैं, और अगर उससे भी फर्दर आगे जाए तो मिलियन से आगे हम जाए 10 लाख की बजाय 1 करोड़ कह लें, तो आप कहें कि अगर 1 सेंटीमीटर के 10,000 से लेके 10,000वां हिस्सा या 1 करोड़वां हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का 1 करोड़वां हिस्सा अगर पार्टिकल का साइज हो और हम किसी लिक्विड में किसी ऐसे सब्सटेंस को डिफ्यूज करें और उसका साइज इस रेंज में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कोलाइड है। अगर इससे भी छोटा हो, यानी वो जो करोड़ मैंने बोला करोड़वें हिस्से से भी कम साइज हो, तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा, फिर उसका साइज बहुत ही कम हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे जिस तरह बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर सेंटीमीटर के 10,000 या 1 करोड़ तक हिस्सों की रेंज में से कोई साइज हो तो फिर तो वो कोलाइड है। लेकिन अगर वो 10 करोड़ से भी कम साइज हो तो हम उसे ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर 10,000 वाला जो मैंने कहा 10,000वां हिस्सा उससे भी बड़ा साइज हो, उससे बड़ा ग्रेटर देन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, अगर ये साइज हो तो फिर वो सस्पेंशन कहलाएगी। अब मैंने यहाँ पे 2 किस्म के साइजेस की रेंजेस लिखी हुई हैं, एक ये ऊपर वाली रो जिसे अभी मैंने हाईलाइट किया और एक ये नीचे वाला जिसे अभी मैं करने जा रहा हूं, ये वाला। तो इन दोनों को जरा समझिएगा। मैंने ये ऊपर आपको एक्चुअल रेंज बताई कि 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर साइज हो तो ये कोलाइड्स हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि पार्टिकल का साइज इससे भी कम हो तो वो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, और अगर इनसे ज्यादा हो तो सस्पेंशन है। लेकिन जनरली आम तौर पर हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइड्स या सस्पेंशन के साइज में होते हैं। ये मैंने जो जनरल बात की, ये तो इसका मतलब ये है कि अमूमन जो हमारा वास्ता पड़ता रहता है वो उनका साइज ये होता है। लेकिन अगर इससे आगे भी साइज हो तो वो इन्हीं कैटेगरीज में होगा। यहाँ पे मैंने 10⁻⁻5 लिखा हुआ है। अमूमन हमारे पास इस रेंज के कोलाइड्स होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 10⁻⁻4 भी हो तो भी वो इसी जगह पे फॉल करेगा। बात आपको समझ आ गई? तो अच्छा, जो सस्पेंशन है अमूमन हमारे पास वो 10⁻³ टू 10⁻⁻4 की रेंज में होती हैं, जबकि यहाँ पे 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर के साइज में हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ये जो ट्रू सॉल्यूशन का मैं साइज बता रहा हूं, इसमें जरा बात समझिएगा। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ये वो वाले हैं जिनमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये सोल्यूट के पार्टिकल कंप्लीटली डिफ्यूज हो गए और सॉल्यूशन बना। इस केस में जो पार्टिकल ये मैंने डिफ्यूज किए, इनकी रेंज, इनका साइज 10⁻⁷ टू -8 है, और जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये डिफ्यूज या डिसॉल्व हो रहे उनका साइज भी तकरीबन वही होगा। कौन सा? यानी 10⁻⁷ टू -8 या 10⁻⁷ से कम, इतना छोटा साइज हो। तो इसका मतलब है ये तो एक दूसरे में साइज के हिसाब से एडजस्ट कर गए और मुकम्मल डिफ्यूज हो गए, इन्हें हम ट्रू सॉल्यूशन कह रहे हैं। ऐसे केस में हम जो स्मॉलर क्वांटिटी है जो मिक्स अप कर रहे हैं उन्हें सोल्यूट, और दूसरे जिस मीडियम के अंदर डिफ्यूज या डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और बनने वाली चीज को हम सॉल्यूशन बोलते हैं।
मैंने कहा देखने में हो सकता है कोलाइड भी ऐसा हो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूं। देखने में मुमकिन है कि कोलाइड भी ऐसे ही नजर आ रहा हो कि आपने कोई मटेरियल लिया, कोई सब्सटेंस लिया, किसी लिक्विड में डिफ्यूज करने की कोशिश की और देखने में आप कह रहे हो कि शायद ये कोलाइड ही बना है। देखने से, आम नेकेड आई से आप फैसला नहीं कर सकेंगे कि क्या ये कोलाइड है या क्या ट्रू सॉल्यूशन है। उसकी वजह यह है कि वो जो इसके पार्टिकल की साइज की रेंज है वो हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती। हमें विजन की भी एक खास लिमिट है, उससे कम साइज या ज्यादा साइज को हमारी आंखें देख नहीं पाती। तो हमारे सुनने की भी फ्रीक्वेंसी आपको पता है फिक्स है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। उससे कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें दुनिया में मौजूद है लेकिन हम सुन नहीं सकते। तो उसके लिए कोई और सेंसर्स चाहिए। जिस तरह वो आवाजें हम नहीं सुन पाते तो हमें वो सुनने के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करनी पड़ती है डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरह इन विजिबल इन पार्टिकल्स को करने के लिए जो नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, हमें माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या बाकी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। आवाज भी सही क्लियर है ना? जी जी सर। जी जी। अच्छा, बात हो रही थी, मैंने कहा कि डिस्पर्स, हाँ, अब चूंकि हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते थे ट्रू सॉल्यूशन में वो सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की थी, तो कोलाइड में चूंकि वो डिफ्यूज नहीं होते 100% या इजीली डिफ्यूज नहीं होते बल्कि डिस्पर्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो थोड़ी क्वांटिटी में किसी लिक्विड में हम डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को, उनको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। ये पार्टिकल अंदर जाके डिस्पर्स हो जाएंगे, इनका साइज रिलेटिवली बड़ा है ट्रू सॉल्यूशंस के सोल्यूट पार्टिकल्स के साइज से। और जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं रहेगा। अब हम उसको सॉल्वेंट कहने की बजाय कहेंगे कि ये वो मीडियम है जिसके अंदर ये पार्टिकल डिस्पर्स हुए। तो मैं इसको जो सॉल्यूशन के केस में मैं सॉल्वेंट बोल रहा था, इसको मैं डिस्पर्शन मीडियम बोलूंगा। तो इसका मतलब है कोलाइड में दो चीजें हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। और ये पार्टिकल डिस्पर्स होके जो हमारे पास इधर कॉम्बिनेशन आएगा उसे हम कोलाइड बोलेंगे। अब एक और चीज भी यहां पे अर्ज करूं कि ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, इसको आप, चूंकि ये अंदर अंदर यहाँ पे पार्टिकल डिस्पर्स हुए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि इधर 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 ये डिस्पर्स हुए हुए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे लेकिन वो हैं। सपोज मैं कह रहा हूं कि यही जो कर्सर है जो यहाँ पे ये अभी मैं हिला रहा हूं, सपोज ये एक पार्टिकल है, ये डिस्पर्स हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि और बाहर हमारे पास सॉल्वेंट है, जो ट्रू सॉल्यूशन के केस में मैंने सॉल्वेंट बोला था, तो इस केस में मैंने जिसे डिस्पर्शन मीडियम बोला है, तो मैं डिस्पर्शन मीडियम को एक्सटर्नल फेज भी बोल सकता हूं और जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको मैं इंटरनल फेज भी बोल सकता हूं। अगर लेक्चर बीच में खत्म हो जाए, ये जूम की वजह से टाइमिंग खत्म हो, तो दोबारा आप इसी कनेक्शन पे इसी लिंक को यूज करते हुए ज्वाइन करेंगे, आगे बात कंप्लीट करनी हमने। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि कोलाइड्स जो हैं, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो हम डिफ्यूज करते हैं, यहाँ पे जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उनको डिस्पर्स्ड फेज भी बोल सकते हैं और इंटरनल फेज भी बोल सकते हैं, जबकि डिस्पर्शन मीडियम को आप एक्सटर्नल फेज भी बोल सकते हैं। एक और चीज, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने बोला, जिसे मैंने डिस्पर्स्ड या डिस्पर्शन मीडियम भी बोला, इसको आप एक और चीज भी कह सकते हैं। ये चूंकि बीच बीच में यहाँ पे एक फासले पे डिस्पर्स हुए होंगे, तो चूंकि ये फासले पे पार्टिकल डिस्पर्स हुए हैं इस ब्लूइश मटेरियल के, तो उनको आप डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं। और जो लिक्विड आप यूज कर रहे थे यहाँ पे, जिस सॉल्यूशन के केस में मैंने सॉल्वेंट बोला, कोलाइड के केस में मैंने डिस्पर्शन मीडियम बोला,
और डिस्पर्शन मीडियम के बाद मैंने उसको एक्सटर्नल फेज भी बोला। उस एक्सटर्नल फेज को आप फिर कंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस फेज, डिस्पर्शन मीडियम या एक्सटर्नल फेज एक ही चीज है, और डिस्पर्स्ड फेज या डिसकंटिन्यूअस फेज या इंटरनल फेज एक ही चीज का नाम है। इसका मतलब है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के मिलने से कोलाइड बनते हैं। अब मैंने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत इनका कोलाइड के पार्टिकल्स का जो कि अंदर डिस्पर्स हुए हैं वो साइज बड़ा है, और मैंने ये भी साथ ही पहले आपको क्लियर किया कि सस्पेंशंस का पार्टिकल साइज उससे भी बड़ा है। तो फिर इन तीनों को हम इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखें कि प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। आप जो नमक पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं, या कोई मटेरियल जो हम कोलाइड बनाते हैं, जो सोप पानी में, या मिल्क जो है, मिल्क भी हमारे पास एक कोलाइड है। आप कॉमन जिंदगी में अगर देखें तो आप अगर चीनी या नमक को पानी में डिजॉल्व करें तो वो सॉल्यूशन बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन। और अगर आप दूध की बात करें तो दूध हमारे पास कोलाइड है, और उससे आगे अगर आप जाएं, आटा आप लेके फ्लोर को लेके पानी में मिक्स करें तो वो आपके पास सस्पेंशन है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, और वो आपको नेकेड आई से नजर भी आएगी। दूध में आपको पार्टिकल डिस्पर्स हुए हुए नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन आप अगर फ्लोर को, आटे को मिक्स करेंगे पानी में तो आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स नजर आएंगे। या इसी तरह बच्चों के सिरप्स जो हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात वो आपको मिलती हैं सस्पेंशंस, ओरल सस्पेंशंस। तो वो क्या, आप पानी में मिक्स करते हैं तो बीच बीच में आपको पार्टिकल्स सस्पेंडेड नजर आते हैं, वो सस्पेंशंस है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक्स या ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कोलाइड्स की आगे जो क्लासेस है उसमें ये जो स्टूडेंट्स लोशंस और क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, इमल्शंस, तो वो सारी कैटेगरीज आएंगी। जेल्स, जो हम जेलीज खाते हैं या बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह फर्दर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चूंकि इस पे फोकस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशंस में क्या डिफरेंसेस हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब सबसे पहला अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर में आपको मालूम है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो तो एक होमोजीनियस टाइप मिक्सचर बनता है, हर जगह पे उसकी कंसंट्रेशन एक जैसी होती है। आप नमक को 1 स्पून 2 स्पून जितने भी आप डिजॉल्व करें, आप उसका पहला सिप लें या आखिरी सिप लें या ऊपर से गिलास आधा खाली करें, कहीं से भी आप लें या पिपेट आउट करें, तो कोई सा भी मॉलिक्यूल्स आप या सैंपल लिक्विड लें, उन सब की कंसंट्रेशन होमोजीनियस होगी। ये ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। लेकिन कोलाइड्स या सस्पेंशंस होमोजीनियस नहीं होती। सस्पेंशंस का तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया कि वो तो आंखों से नजर आता है, कहीं कहीं पार्टिकल ज्यादा नजर आ रहे होंगे, कहीं पे कम। यहाँ पे अगरचे वो नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो बनने वाली फेजेस है वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। दूसरा साइज, साइज पे मैं पहले बात सारी कर चुका हूं, ये फिर अभी मेरा ख्याल है इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा डिफरेंस है डिफ्यूजिबिलिटी का। मैंने कहा कि अगर आप लिक्विड में सब्सटेंसेस को डिफ्यूज करें तो जो रैपिडली डिफ्यूज हो जाए वो तो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन जो स्लो डिफ्यूजन हो उन्हें हम कोलाइड्स बोलते हैं, और जो बिल्कुल डिफ्यूज ना हो उन्हें हम फिर सस्पेंशंस बोलेंगे। अगर आप मुझे 10-15 मिनट दे, 10-15 मिनट बाद आ जाए, क्योंकि क्लास को ना आवाज नहीं जा रही थी माइक से। 10-15 मिनट दे, आप डिस्टर्ब होंगे मेरी वजह से। चलें ठीक है फिर। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि डिफ्यूजिबिलिटी तीसरी प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड या सस्पेंशंस को। अच्छा, अब मैंने कहा कि जो रैपिड वाले हैं वो ट्रू सॉल्यूशन, स्लो वाले कोलाइड्स, और सस्पेंशंस जो है वो डिफ्यूजन्स नहीं होती। नेक्स्ट आप देखें फिल्ट्रेशन। अब चूंकि आपने ये ज़हन में रखना है कि इन तीनों में
ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स या सस्पेंशन में बेसिक डिफरेंस पार्टिकल साइज का है। पार्टिकल साइज बहुत छोटा है ट्रू सॉल्यूशन का, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है सस्पेंशन का, और दरमियान में इंटरमीडिएट कई कोलाइड्स हैं। तो इसी हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज भी वेरी कर रही हैं। आप फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, आप अगर चूंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, तो आप अगर चलें इससे पहले भी हम डिस्कस करते हैं सस्पेंशन को। चूंकि फिल्ट्रेशन करते हुए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर अगर आप यूज करें सस्पेंशंस के लिए, तो पार्टिकल साइज चूंकि बहुत बड़ा है, तो पार्टिकल्स ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास आउट नहीं हो सकेंगे, रिटेन हो जाएंगे। तो वी में फिल्टर आउट द सस्पेंशन बाय यूजिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स। तो इसका मतलब इनकी फिल्ट्रेशन आम फिल्टर पेपर से हो सकती है, पार्टिकल का साइज बड़ा है और जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं वो छोटे हैं जिसमें से कोई पार्टिकल जा सकता था। तो इसका मतलब सस्पेंशन तो हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से दोनों उसके सब्सटेंस और लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो कोलाइड्स हैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इससे पहले हम आते हैं या चले कोलाइड्स का ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है उसमें से तो पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं है कि ऊपर रुक जाएं, इतना बड़ा पार्टिकल का साइज नहीं है। लेकिन अगर हम फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना लें, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि फलां लड़का तो बड़ा अल्ट्रा मॉड है। एक होता है मॉड स्क्वाड, एक होता है अल्ट्रा मॉड। अल्ट्रा मॉड का मतलब होता है भाई कुछ ज्यादा बढ़ के, इससे भी अगली स्टेज। तो ये जो फिल्टर पेपर है अल्ट्रा फिल्टर पेपर का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन के लिए आम फिल्टर पेपर से ज्यादा इसमें कैपेबिलिटी है। और वो कैसे हो सकती है कि हम पोर साइज को रिड्यूस करते हैं ऊपर कोई उसकी कोटिंग करके, और ये हम इस कोर्स में उसकी कोटिंग का मेथड भी पढ़ेंगे कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं। तो अगर हम उन पोर साइज को रिड्यूस कर ले पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना ले, तो फिर पोर साइज चूंकि रिड्यूस हो गया, तो अब वो जो पार्टिकल जो कि सस्पेंशंस की तरह बड़े तो नहीं थे लेकिन कोलाइड के पार्टिकल रिलेटिवली छोटे थे, अब वो भी रुक जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल उन पोर साइज को हमने रिड्यूस कर लिया, तो पार्टिकल उन साइज वाले पोर्स में से गुजर नहीं सकेगा। तो इट मींस कि ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब चूंकि जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है उनमें तो पार्टिकल का साइज बहुत ही कम है, ना वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर पे रुकते हैं और ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। हमें उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन नहीं कोई और मेथड लगाना पड़ता है। सपोज हमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें से हमने सोल्यूट को निकालना हो तो हम उसको प्रेसिपिटेशन या कोई और मेथड लगाएंगे कि उस सोल्यूट को वापस निकाला जाए, ठीक है। लेकिन ये वैसे उसमें बिल्कुल जम हो जाता है, तो इस वजह से हम फिल्टर पेपर से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये तीसरी उसकी डिफरेंस था। नेक्स्ट वाले आपको बताता हूं, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करिएगा। मुझे ऊपर इंडिकेशन आ रही है कि जूम का टाइम खत्म